बच्चे मन के सच्चे और इनका सच्चा मन सबके समझ में नहीं आता और जिनके समझ में आता है वो इनके बचपन में अपना बचपन जी लेते हैं। और ऐसी एक शख्सियत हमारे सामने है जिनका नाम मुख्तार कुरैशी है और ये एक टीचर है और टीचर के साथ साथ एक ऑथर है जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे किताब लिखी है, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आई वेलकम यू ऑन द हॉट सीट ऑफ रेडियो चनान 90.4 FM। थैंक यू वेरी मच मैम। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको, कैसे क्या फीलिंग है कि आप अपनी बात एक प्लेटफॉर्म पे जाहिर कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपके लिसनर्स तक और आप तक, आप सब तक, आपकी टीम तक मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आने की। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, ताकि इससे ऐसा होता है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस हैं जो बुक के रिलेटेड है या टीचिंग के रिलेटेड है या सोशल लाइफ से रिलेटेड, उनको इंसान शेयर कर सके, एटलीस्ट परहैप्स कि कोई इंस्पायर हो जाए जो नए आएंगे इस फील्ड। हाँ, ताकि आप अगर अपनी बात कह पा रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, चाहे एक ही इंसान वो इंस्पायर हो, वो बहुत ही बड़ी बात है। अब आपने बच्चों के बारे में किताब लिखी है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, टीचर्स के लिए मतलब वो सीख लिखी है, तो आप बच्चों को किस नज़रिए से देखते हैं? आपके लिए वो छोटे छोटे बच्चे क्या हैं? क्या रीज़न था कि आपने ये किताब लिखी? मैम, जब NEP 2020 इंट्रोड्यूस हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें जो ये चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है, क्योंकि इससे पहले हमारी पॉलिसी थी उसमें भी फोकस बच्चे पर होता था, तो चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी मीन्स होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ ऑल डोमेन्स। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आप ले ले ये मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की, फिजिकल डेवलपमेंट ले ले, लर्निंग डेवलपमेंट ले ले, या उसके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सब डेवलपमेंट। तो NEP जब हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, हालांकि हमारे जो जिस फील्ड में मैं हूँ एज टीचर, तो ये NEP डॉक्यूमेंट 500 पेजेस का है, तो इसमें पहले 50-60 पेजेस जो है हमसे पर्टेन करते हैं, हमें जो टीचर्स हैं प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए। तो ज़्यादातर फोकस जो दिया गया है वो दिया फाउंडेशनल लेवल के लिए। तो फाउंडेशनल लेवल में हमें ऑलरेडी पता है हम सबको कि बच्चा जब 5 साल का हो जाए, 5 से 8 साल का, तो इसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है 95% ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो जाहिर सी बात, हम अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टेज में एक पेरेंट का रोल, एक्टिव रोल और पॉजिटिव रोल अदर देन टीचर्स, या टीचर्स का रोल अदर देन पेरेंट्स कितना एक्टिवली होना चाहिए कि बच्चे की डेवलपमेंट एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो जाए, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लासेस होती है और यहीं से सब शुरू होता है। अगर कोई इंसान, हम चाहते हैं, जैसे हम सिर्फ कन्वेंशनल करियर्स की बात नहीं करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, हम आर्टिस्ट की बात करेंगे। अगर कोई पेंटर बनना चाहता है, अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, बिल्कुल, अदर देन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, तो सिर्फ एक्सप्लोर करने की, हमें सिर्फ जानने की जरूरत है। तो इसी को इंस्पायर, इसी से मैं इंस्पायर हुआ NEP 2020 से, और मैंने ये बुक शुरू की। क्योंकि मैं लिखता तो पहले से था, तकरीबन 2015 से, मगर उसको रिटन फॉर्म में नहीं लिखता था और फिर जाया हो जाता था। तो आपने इसको कंपाइल किया और आप चाहते थे कि आप पब्लिश करें। ये तकरीबन 2024 की बात है। एक न्यूज़पेपर में मैं क्योंकि मैं मेंशन करना चाहूँगा, हो सकता है आप इसके बाद क्वेश्चन पूछें तो मैं मेंशन करूँगा। 2023 में मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक हंदवाड़ा से एक टीचर हैं, नज़ीर कुरैशी, इब्न शाहबाज, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। रिसेंटली अभी उनकी रिटायरमेंट है अगले महीने जी। तो उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा, उनका नंबर था, मैंने कांटेक्ट किया उनसे, मैंने उनको कहा आपका आर्टिकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं। फिर जब इंट्रोड्यूस हो गए मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप एक काम करो, आप की लैंग्वेज अच्छी है, आप इस टैलेंट को आप एक काम करो, किसी रिटन फॉर्म में लाओ। तो फिर मैंने वो एक तो ये वाली बुक लिखी, इसके अलावा 1-2 बुक्स और भी लिखता हूँ मैं, और एक बुक भी लिखी। तो मुझे लगा कि आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चाइल्ड साइकोलॉजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हम बच्चे के लिए जो है उसकी स्कूलिंग के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल रखते हैं। तो उस अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमें खुद भी अवेलेबल रहना है बच्चे के लिए। बीइंग अ टीचर और पेरेंट अवेलेबल नहीं रहेगा तो बच्चा किससे बात करेगा, किसके सामने बोलेगा कि मुझे ये बनना है या मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है। जैसे आपने बात की कि आज फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही ज़रूरी है, और आपने इस किताब में बहुत वो कहते हैं ना एम्फेसिस किया है कि कैसे मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, जैसे कि
हमारी फिजिकल हेल्थ जो होती है, फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट बहुत कम देखा गया है। अगर मेरी सेहत खराब होगी तो जहनी सेहत फिर भी ठीक रहती है, मगर मेरा मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब होगा, चाहे मुझे घर की कुछ भी रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेरे घर की इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, मेरे पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप हो सकती है, मेरे जो नेबरहुड की रिलेशनशिप हो सकती है, रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसके मामलात हो सकते हैं, तो इससे मेरी जो एक आम इंसान की जो मेंटल हेल्थ है, इस मेंटल हेल्थ का दारोमदार फिजिकल हेल्थ पर भी है। जितना मेरा मेंटल हेल्थ ठीक होगा, मेरी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ठीक होगी। तब मैं करूँ, जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा, जब मेरे जहन में कोई परेशानी नहीं होगी, तब मैं नमाज भी पढ़ सकता हूँ, जब मैं इबादत भी कर सकता हूँ, और उसके अलावा मैं कोई भी काम जो है अच्छी तरह कर सकता हूँ। अगर जहन ही डिस्टर्ब हो तो कोई काम नहीं कर सकता हूँ। अब आपने मेंटल हेल्थ की बात की, और ऑन एन एवरेज एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, या एवरेज में यही 30-40 ऐसा ही होता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है एक टीचर के लिए, या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस रहा है कि 40 बच्चों को आप 40 तरीके का अटेंशन, अलग अलग रिक्वायर्ड अटेंशन कैसे दे सकते हैं, या कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो आप या इस्तेमाल करते हैं, या टेक्निक? मैं NEP 2020 पर फिर जाऊंगा। मैं 2022 में एक डॉक्यूमेंट आया, असेसमेंट रिफॉर्म असेसमेंट, सॉरी असेसमेंट रिफॉर्मस। उस असेसमेंट रिफॉर्मस में हमारे पास 16 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। और इस हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में बच्चे के तमाम डोमेन्स इंक्लूड है। बच्चे का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसकी फैमिली रिलेशनशिप्स कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड उसका, उसकी स्कूलिंग, उसके पेरेंट्स की जो है एजुकेशन, तमाम चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं, और हम उसमें रिकॉर्ड भी करते हैं। और इसी बेस पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बच्चे की जो डे टू डे हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं, चाहे वो लर्निंग की हो, नॉन लर्निंग एक्टिविटीज़ में हो, तो उनमें हम देखते हैं कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करके। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम अगर पेरेंट्स को कहते भी हैं तो वो ऑन नहीं करते हैं, फिर कहते भी हैं आइडेंटिफाई करके भी कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें आप अटेंशन दे दो। तो बदकिस्मती में सब पेरेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं शायद इसको बच्चे के साथ या मेरे साथ या कोई जिद है, हालांकि हम ओपनली ये बात नहीं कहते हैं। पेरेंट को बुलाया, हम पेरेंट को काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा कम पेरेंट जो होते हैं बच्चे पर ध्यान देते हैं। देखिए, ज़्यादा आप जैसे आपने फाउंडेशन क्लासेस की बात की, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उतनी जिम्मेदारी नहीं होती जितना पेरेंट्स की, टीचर्स की जिम्मेदारी है। और अगर आप पेरेंट्स को काउंसिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कॉमन आपको लगा है कि कॉमन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स वो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेते हैं बच्चे को, या काउंसिल खुद नहीं करते हैं बच्चों को? ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस, या कोई भी ऐसी एग्जांपल जो आपने रियल लाइफ एग्जांपल देखी हो? मैं इसमें एक चीज़ मैं अर्ज करूँ, जैसे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, जो दोनों, कभी कभी एक पेरेंट वर्किंग होता है या दोनों होते हैं, तो उनके पास कम टाइम होता है। नहीं भी वर्किंग हो, कोई आम पेरेंट भी हो जो लेबर वगैरह हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो उनको ज़रूरी चाहिए कि अपने बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशंस बच्चे से रखें। और कहना भी है, मैं बच्चे से कहता हूँ आपको DC बनना है, मगर मैं इतना कंपेल ना करूँ बच्चे को, 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को, कि मेरा बच्चे जो है एक तो पीयर प्रेशर, उसके जो बच्चे बाकी हैं, इवन दो कि उन बच्चों की अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं आपस में कि मेरे पेरेंट ने आज ये लाया, मेरे पेरेंट ने आज ये किया, हमें बड़ी गाड़ी है, हमारे घर में बड़ी गाड़ी है। तो ये भी एक प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर। और इस पीयर प्रेशर को हैंडल करना, मैं कहता हूँ पीयर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है, ताकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मेरे बच्चे पर, वो एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन रहे। ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, फिर जो मैं जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन से 30% भी ये कुछ ना कर पाए। क्योंकि जितना आप बच्चे को प्रेशराइज करेंगे, हो सकता है कि वो उस प्रेशर को हैंडल ना कर पाए, और कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और आपने ऐसा बहुत अच्छा कहा कि पेरेंट्स बहुत ही वो प्रेशराइज करते हैं अभी 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये नहीं कि वो खुद वो चूज करे कि वो क्या बनना चाहता है। और आजकल के टाइम पे इट इज़ नो हार्म कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बट सिर्फ डॉक्टर ही, इंजीनियर ही बनना है, बिल्कुल पर्टिकुलर
आपका क्या लगता है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस बारे में? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि एक तो हो गया पेरेंटल प्रेशर, हाँ। दूसरा पीयर प्रेशर। अब टीचर्स के लिए इसमें एक रोल बनता है टीचर्स का, टीचर्स हैव टू प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। वो ये है कि इस बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना, हालांकि बच्चा हमारे पास सिर्फ 6 घंटे होता है, 6 घंटे में भी 1 घंटे ब्रेक, हालांकि ब्रेक में भी लर्निंग होती है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, फिर वो लंच करते हैं। जैसे हमारे स्कूलों में मिड डे मील्स होते हैं, फिर एक साथ खाते हैं एक ही जगह पर बैठकर, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी होती है स्कूल में। इवन दो टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन बच्चों में एक तो उनको थोड़ा एनकरेज करना कि जो भी बनो आप इंडिपेंडेंस देना। मेरे हिसाब से 8 साल के बच्चे तक पूरी इंडिपेंडेंस दे दो बच्चे को, जो जैसा वो चाहे, बिल्कुल। बच्चा कहे मैं पढ़ूं तो दे दो टाइम, बच्चा कहे मैं लिखूं तो दे दो टाइम, बच्चा कहे मैं खेलूं दे दो टाइम। एक पेरेंट मुझे मिला जी, इसी साइड का है, रफियाबाद साइड का, उसने कहा मैं अपने बच्चे को क्या करता हूँ कि जब वो आता है, ये एग्जांपल इसलिए मैंने दी, हो सकता है बाकी पेरेंट्स भी इस एग्जांपल को सुन के या टीचर्स, उसने कहा जब मैं 4 बजे, बिल्कुल जब मैं 4 बजे आता हूँ ड्यूटी से तो मेरा बच्चा भी आता है, तो 5 बजे हम क्या करते हैं, दोनों बाप बेटे क्रिकेट किट उठाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, 1 घंटा खेलते हैं, वहां से आते हैं, फिर वो दरसगाह जाता है, वहां से आता है, नमाज को लेता हूँ मैं अपने साथ, शाम को फिर वो भी पढ़ता है, मैं भी बुक्स निकालता हूँ। हालांकि मुझे पढ़ना नहीं होता है, मगर मैं स्कूल की डायरी बनाने के लिए, इस बच्चे को खुश करने के लिए, ये समझाने के लिए कि मुझे भी आपका जितना काम है मुझे भी उतना ही काम है, उसके साथ बैठता हूँ और बच्चे को फुल टाइम देता हूँ। तो फिर मेरा बच्चा जो है अच्छी तरह, अगर ऐसा ही हम सब करें, मैं टीचर्स के लिए भी कहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट टीचर्स से भी रहेगी कि अगर हम ये सब करें तो आप मान लो मैम कि हमारे स्कूल में मुश्किल से बच्चे कहते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मुश्किल से कहते हैं। 30 बच्चे हैं तो 30 में से 10 बच्चे कहेंगे खुल के आपको मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स, 20 बच्चे कहेंगे ही नहीं। किस वजह से नहीं कहेंगे? या तो उनके घर में वो जो है वो ग्रूमिंग का जो एनवायरनमेंट है वो नहीं मिला होगा, या तो शाई नेचर इतना होगा कि ऐसा टीचर उनको मिला ही नहीं होगा जो टीचर उनको थोड़ा ग्रूम कर सके, वो ओपन अप हो पाए, और वो बैरियर जो है, बिल्कुल वो बैरियर कायम रहता है। और जब ऐसे बच्चे फिर 8+9 4th 5th 6th में चले जाते हैं, इस बेस पर उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज रहती हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटीज एक किस्म की नहीं है, 21 काइंड्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, और जो आइडेंटिफाई हुई हैं 21 किस्म की हैं वो। और जब ये लर्निंग डिसेबिलिटी रही तो फिर ये उम्र भर बच्चे को कुछ भी करो, क्योंकि इसकी एज निकल गई, अब जो इसकी ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो गई 100%, इसी माहौल में नर्चर हो गया, तो आगे कुछ भी करो वो मुश्किल से 100 में से फिर एक बच्चा ऐसा होता है जो कूप अप कर पाता है, रिवर्स आता है अपने ट्रैक पर, अदरवाइज 99 बच्चे जो है ऐसे ही चले जाते, दे कांट बी फिक्स्ड। उसके बाद आपने 21 डिसेबिलिटीज की बात की, तो उनमें से कोई ऐसी डिसेबिलिटीज जो कश्मीर की यूथ में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका बचपन ऐसा ही गया है? हम अगर अपने, हमारी क्लास हेटेरोजेनियस क्लास होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, पहाड़, मतलब बैकग्राउंड से, कम्युनिटी से, डिफरेंट कम्युनिटीज से। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में एक चीज़ कहूँ मैम, एक डिसेबिलिटी अगर मैं कहूँ वो ये है कि अक्सर हो सकता है आपने नोटिस किया हो, तो मैं एफ लिखता हूँ ऐसे, तो कभी मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखते हैं जो उल्टा लिखते हैं, लिखते तो इतना अच्छा है, उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है मगर उल्टा लिखते हैं, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी है। अच्छा, जैसे वो मिरर करके लिखते हैं, मिरर इमेज, बिल्कुल ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं 8th में इंग्लिश पढ़ा रहा था, ये 3 साल नहीं 5-6 साल पहले की बात है। तो एक गर्ल स्टूडेंट है, वो पीछे बैठी थी, मैंने व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से क्वेश्चन लिखे, तो मैंने कहा उनको आप राइट डाउन करो, सबने लिखा, उसने नहीं लिखा। मैंने उसको कहा, वो ऑलमोस्ट शायद 4th या 5th रो में थी, मैंने उसको कहा आप क्यों नहीं लिखते हो? उसने कहा सर मुझे नजर नहीं आता है। अच्छा। तो मैं शॉक हो गया कि 8th में ये पहुंच गई है, दैट मीन्स इसकी जो विजन है बहुत ज्यादा कम है। फिर जब उसका हमने टेस्ट कराया, उसको रेफर करवाया बारामूला में, क्योंकि बच्चों का इनका एक हेल्थ प्रोग्राम भी चलता है, RBSK, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है कि जो बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूल में 12th तक, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल गवर्नमेंट उनको ऑन करती है, डायग्नोसिस करती है, इवन के ऑपरेशंस भी, सर्जरीज भी होती हैं। तो फिर उसने टेस्ट लगाया। ये मैं कहता हूँ अगर इस स्टेज पर भी उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हम,
तो पेरेंट बेचारे को भी क्या पता होता। ये बहुत जरूरी है, एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बच्चे में देखे इसके में अच्छा क्या है और इसमें लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसी की बेस पर हम चाइल्ड प्रोफाइलिंग बना सकते हैं। उस चाइल्ड प्रोफाइलिंग को हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है कि इस बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, और उस इम्प्रूवमेंट को पेरेंट के साथ डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए बिल्कुल इसलिए जरूरी है। हो सकता है इसमें एक्टिव रोल हो पेरेंट का, कोई नई बात निकल आए और वो बात जो हम बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी स्पेशल अटेंशन दें उन बच्चों को जो फाउंडेशन क्लासेस में हैं, जो फाउंडेशन एज ग्रुप में हैं। बट बात ये है कि अब उन बच्चों का क्या जो ऑलरेडी इन फाउंडेशन एज ग्रुप से गए हैं और उनमें ये डिसेबिलिटीज पैदा हो चुकी हैं, अब उनमें कैसे हम वो चीजें डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग या एक माइंडसेट कि हमें कुछ करना है, हम भी ओपन अप होना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, इसके लिए एक सबसे पहले अगर पेरेंट को लगे या टीचर को लगे इस स्टेज में, मुझे लगे कि 7th 6th 8th में है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि काउंसलिंग करनी। काउंसलिंग बहुत इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की। जब इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है, हर एक तो साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता है, ये जाहिर सी बात है। तो एटलीस्ट मगर टीचर के पास इतनी नॉलेज होती है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग रिसीव की होती है। मैं टीचर एजुकेशन के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, उसने इतनी ट्रेनिंग की होती है कि एटलीस्ट 30% वो उसको काउंसिल कर सकता है। फिर जब उसको ऐसा लगे, बिल्कुल कर सकता है, और अगर कुछ न कर पाए तो उसका और हम ये कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें मिसकंसेप्शन है कि ये जो हमारी जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटीज हैं, ये शायद क्योरेबल नहीं है, ये क्योरेबल हैं। बिल्कुल है, इनका इलाज हो सकता है किसी भी स्टेज पर जी। सिर्फ ये चाहिए कि राइट टाइम चाहिए हमें उसको आइडेंटिफाई करने की। फिर आइडेंटिफाई करके एक तो हम खुद उसमें कोशिश करें, एक्टिव पार्ट करना है टीचर को, टीचर के साथ पेरेंट, और पेरेंट के साथ अगर हमें लगे हमारे जो हाथ में, हमारे डोमेन में, हमारी कैपेसिटी में ये चीज नहीं है, तो फिर हमारे पास काउंसलर्स होते हैं जीएमसीज में, हॉस्पिटल्स में, तो काउंसलर्स के साथ हमें करना चाहिए। बिल्कुल, कभी बदकिस्मती से ऐसा भी होता है, अगर हम किसी को कहते हैं कि आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो सोचता है, वो ऐसा सोचता है शायद मुझ में वो प्रॉब्लम है, जैसा हम पहले सोचते थे। बिल्कुल, हाँ, ऐसा नहीं है। हम जनरली भी अपने बच्चे को उनके साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम पीपल जो एक्सपर्ट्स हैं। और आपने कहा कि आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं, आप टीचर्स की ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को इन अ बेटर वे अप्रोच करें। तो क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं टीचर्स को? जैसे मैं मान लेते हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए आप टीचर्स के टीचर हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, आज अभी चल रहा है नेशनल लेवल पर 2027 तक, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जी। इसमें हमारे क्यूरिकुलर गोल्स और लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। लर्निंग आउटकम्स मीन्स कि चूंकि ये टीचिंग लैंग्वेज है, मैं थोड़ा आपको बताऊं कि हमारा जो फर्स्ट का बच्चा है जी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाकर रखा है लर्निंग आउटकम्स, क्यूरिकुलर गोल्स की। फर्स्ट वाला बच्चा जो है, इसमें मैथमेटिक्स के कितने कॉम्पिटेंसीज डेवलप होनी चाहिए जब ये फर्स्ट पास करे। सेकंड वाला जब पास करे, बिल्कुल, तो इसका जो है बिल्कुल एक बेंचमार्क क्या होना चाहिए, इसमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, तो उन कॉम्पिटेंसीज को बच्चों में हम कैसे डेवलप करें जी। तो इससे रिलेटेड हम ट्रेनिंग देते हैं FLN पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो उसमें ज्यादातर फोकस रहता है, 99% फोकस रहता है प्ले वे मेथड से, क्योंकि हम घर में भी देखते हैं, अगर हम बच्चे को कहते हैं आप पढ़ो, आप लिखो, तो मुश्किल से वो किताब कम टाइम निकालेगा, ज्यादा टाइम खेलेगा, लिखते लिखते भी खेलता है। दैट मीन्स बच्चों का जो इंस्टिंक्ट होता है, उनकी जो इंटरेस्टिंग होती है वहाँ खेलने के साथ होती है। हाँ। और क्यों ना हम ऐसा करें, ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं, प्ले वे, लर्निंग बाय डूइंग। मुझे बच्चे को टेबल पढ़ाना है, मैं बच्चों को एक सर्कल बनाऊं, तो सर्कल में कोई इनोवेटिव ऐसा मेथड बनाऊं, बच्चे को टेबल भी याद हो जाए, उसको ये नहीं लगे कि मुझे ये थ्रस्ट कर रहा है टेबल काउंट करने पर, याद करने पर, मगर बिल्कुल याद भी हो गया, बिल्कुल खेल खेल में उसको ये वो याद भी हो जाएगा। मेरा जो लर्निंग गोल होगा, मैं वो गोल भी अचीव कर पाऊंगा, और बच्चे में वो जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं रहेगा। और हमने बात की कि ऐसे प्रेशर, जो पीर प्रेशर होता है, और
जो कन्वेंशनल, जो मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन पेरेंट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना बुरा नहीं है, पर सिर्फ वो प्रेशराइज करना बच्चों को कि बस यही है, इन्हीं में कुछ आप एक्सेल कर सकते हो, उन पेरेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज सिंपली ये रहेगी, पहले तो ये है कि आप टारगेट सेट मत करो जी, प्लीज़, बचपन से ही मत करो टारगेट सेट। जब आपका बच्चा 8th 9th 10th में आ जाए, जब इसको काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, तब एक किसी एक्सपर्ट को आप बिल्कुल कंसल्ट करो, क्योंकि एक्सपर्ट के बगैर पेरेंट एक जज नहीं कर सकता है। हो सकता है इवन कि अगर कोई टीचर भी हो तो उससे भी कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि पेरेंट उसका इंटरेस्ट ही एक्सपोजर पे उसको जज करेगा जितना उन्होंने खुद देखा हो। टीचर एक एक्सपर्ट होता है, टीचर एक्सपर्ट होता है, या हमारे पास काउंसलर्स होते हैं, एजुकेशनल काउंसलर्स, तो उन काउंसलर्स के साथ वो कर सकता है कांटेक्ट। या इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर हम बच्चे पर ही छोड़ देते हैं इंडिपेंडेंटली, हाँ बेटा आप बताओ आपका किस में इंटरेस्ट है जी। इंटरेस्ट मीन्स जहाँ पर उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा, उसका फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा, तो उस फील्ड में वो जा सकता है। अगर इस स्टेज पर भी पेरेंट ये आइडेंटिफाई या ये जजमेंट नहीं कर सकेगा, ये फैसला नहीं कर सकेगा, तो मेरा मशवरा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी उन पेरेंट्स से, टीचर से, कि आप इसमें ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, काउंसलर से कांटेक्ट करो। काउंसलर्स फिर उनमें इतना मोटिवेट उन बच्चों को करते हैं कि वो खुलकर बोलते हैं हमें किस फील्ड में जाना है, क्योंकि जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो हमारे दिल का, अपने जहन का, अपने मन का, तो वही फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है डॉक्टर इंजीनियर, हालांकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स इंजीनियर्स जरूरत है, मगर सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सब लोग इंजीनियर्स नहीं बन सकते हैं, सब लोग प्रोफेसर्स नहीं बन सकते हैं। इन फील्ड्स के अलावा भी बहुत से फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें वो एक्सेल कर सकता है। हमारे पास ये मान लेते हैं, इनके अलावा कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है, तो उसका बिजनेसमैन आर्टिस्ट बन सकता है, बिजनेसमैन स्पोर्ट्समैन बन सकता है, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है सोसाइटी में, कि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इस स्टेज पर आप किसी अच्छे जो काउंसलर होगा, एक्सपर्ट जो होगा, काउंसलर काउंसलिंग जो करता होगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड, उससे आप बात करके बच्चे के जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो अपना, तो उसी फील्ड में उसी में उसको बिल्कुल उसी में उसको वो एक्सेल कर सकेगा। जी, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं और आप यू हैव बीन इन दिस टीचिंग इंडस्ट्री फॉर लाइक वेरी मोर देन अ डेकेड, आप इस 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, और अभी आप छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जो किसी भी बच्चे से या उन बच्चों के साथ रहकर आपने उन बच्चों से ही सीखी हो, इवन तो आप उनके टीचर हैं बट आपने उनसे सीखी है? मैं एक मिसाल बताऊँ, मेरे साथ बहुत से टीचर्स हैं, ने काम किया जिनसे मैं इंस्पायर भी हुआ हूँ। जी। तो एक बच्चा था हमारे स्कूल में, हालांकि मैं प्योरली गर्ल स्कूल में हूँ, मगर एक लड़का भी आया था। अच्छा। वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से था। तो उसमें जब वो पहली बार आया तो रो रहा था, दूसरी तीसरी दिन महीने ऐसे ही। तो आज जब हम देखते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आज, तो एक चीज़ मैंने ये सीखी कि बच्चा जो होता है, चाहे ये किसी भी बैकग्राउंड का हो, बच्चे का जहन या इसकी जो दुनिया एक लिमिटेड होती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता है। कुछ भी पूछो सेम आंसर दे देंगे सब बच्चे, कुछ भी पूछो। तो एक समझो उनका वो जो फील्ड होता है कन्फाइनेड होता है। तो उस बच्चे की मैं बात कर रहा था, पर्टिकुलर बच्चे की, तो पहले वो कुछ नहीं, मतलब बात भी नहीं करता था। आज अगर मैं उसकी बात करूं, आज की बात, तो इतना एक्सेल, वो इतना अच्छा बच्चा है। वो फिर दूसरे स्कूल में चला गया, तो उन स्कूल वालों ने कहा कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा इतना अच्छा बच्चा पढ़ता है, और घर में भी वो डिसिप्लिनेड बच्चा बन गया। ये समझो टीचर की ही मेहनत होती है। या कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि बच्चे खेल खेल में ऐसी बातें हमें बोल देते हैं, मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स से भी कभी उन्होंने कहा होगा। इतने खुल जाते हैं बच्चे, इतने खुल जाते हैं बच्चे, पूरी डिटेल बता देते हैं बच्चे, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, फैमिली बैकग्राउंड। हालांकि हमें फैमिली बैकग्राउंड मेंशन करना होता है चाइल्ड प्रोफाइलिंग में, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि पेरेंट्स खुल के नहीं कहते हैं। मगर बच्चे फिर जब हम खेल खेल में खेलते हैं उनके साथ, वो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, प्ले वे मेथड, तो उसमें बच्चे इतने खुल जाते हैं टीचर्स के साथ कि पूरा बोल देते हैं घर का, कि हमारे घर में ऐसा है, मम्मी पापा ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं, ओपन अप हो जाते हैं क्योंकि उनको वो सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो आपका क्या कहना रहेगा उन टीचर्स के लिए कि व्हाट इज दैट सेफ एनवायरनमेंट? क्लासरूम तो 4 दीवारी होता है, बट वो सेफ एनवायरनमेंट क्या है बच्चे के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए वो
what can we call that safe? देखो मैम, इसमें एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी पेरेंट्स से, नहीं टीचर से, सॉरी टीचर से, कि हम जो लर्निंग है इसको हम कन्फाइन न करें क्लासरूम तक। सपोज मुझे बच्चे को एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाना है, तो मैं क्लासरूम में क्यों बैठ कर पढ़ाऊँ, मैं क्यों ना मैं बाहर निकलूँ। इसमें मेरे हेड टीचर का रोल भी है, मेरे दूसरे टीचर्स का रोल भी है, पेरेंट्स का रोल भी है। मैं उसको बाहर ले जाऊँ, मुझे अगर उसको ट्री पढ़ाना है, प्लांट्स पढ़ाने हैं, तो मैं कहाँ क्लास में उसको पढ़ाऊँ, बेंच पर या ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर कहाँ पढ़ाऊँ उसको मैं लिखूँ। मतलब जो मैं बाहर ले जाऊँ, हम देखते हैं कि मस्ती से पढ़ाते हैं, तो आप वैसे ही बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं आप। बहुत से हमारे ऐसे टीचर्स हैं, मतलब अपने वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस अपने इस आईडी पर शेयर किए हैं। कन्फाइंड नहीं रहना है हमें क्लासरूम तक, बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में हम बच्चे को इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं। इवन कि लैंग्वेज भी हम ओपन में पढ़ा सकते हैं, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी ओपन में पढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड इसको तो ज़रूरी हमें निकलना है फील्ड में, वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, और ये हमने किया भी है, हमने देखा भी है इसके कैसे कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। पहले वाले बच्चे, मैं अपनी बात करूँ, मुझे नहीं लगता है कि हम क्लास में खड़े होने में भी शर्म आते थे, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता था जिस दिन दूसरे दिन मान लेते हैं कि आज टीचर ने कहा कल आपकी बारी है, आपकी वो आते ही नहीं थे। आप कौन है, तो दूसरे दिन एब्सेंट पूरी, मुझे लगता है आधी क्लास एब्सेंट रहती है। तो आज बच्चे क्यूरियस होते हैं कि सर मुझे कब मॉर्निंग असेंबली में प्रोग्राम है, बिल्कुल प्रोग्राम कब है मॉर्निंग असेंबली में। तो आज के बच्चों में भी बहुत ज्यादा फर्क आया है। ये एनकरेजिंग है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। ऐसे टीचर्स के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ, ऐसे पेरेंट्स के लिए भी। और जनरली मैं पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ट्रायंगल है, बच्चा, पेरेंट एज वेल एज द टीचर। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर एक भी मिस हो गया, कोई भी कॉर्नर इसमें थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, तो बच्चे की जो होलिस्टिक, क्योंकि हमें होलिस्टिक वर्ड होलिस्टिक कम्स फ्रॉम द NEP 2020, या हम कहते हैं NCF, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। तो उस फ्रेमवर्क का जो मेन एम है, फोकस है, प्राइम जो फोकस है, वो फिर हम ले कर पाएंगे। तो ज़रूरी है ये ट्रायंगल बनी रहनी चाहिए। और पेरेंट्स के लिए ऐसा है कि एक्टिवली वो कनेक्टेड रहें अपने टीचर्स के साथ, टीचर्स को पेरेंट्स के साथ, ताकि बच्चा जो है, बिल्कुल मीटिंग वो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादातर डिस्कस होना चाहिए कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है और कहाँ पे ही और शी माइट बी लैकिंग। बिल्कुल। और हमें बच्चों को रेनफोर्स भी करना चाहिए। मेरा बच्चा जो है कुछ नहीं करता है, सिंपली अगर कोई टैलेंट उसमें है, अब वो टैलेंट की शुरुआत करता है, तो मुझे रेनफोर्स करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। हालांकि अगर गलती करता है तो डिस्करेज जरूरी नहीं है मैं उसको सबके सामने डिस्करेज करूं, तो मैं उसको बताऊं कि ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। बस ज़्यादा आजकल की सोसाइटी में ये भी हुआ है कि पेरेंट्स और कहीं ना कहीं टीचर्स भी, सारे नहीं बट मैक्सिमम टीचर्स, दे कंपेयर स्टूडेंट्स आपस में, या जैसे कहते हैं ना, वो शर्मा जी का बेटा वो ये कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे। तो वो चीज कंपैरिजन भी है आज। नहीं, वो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे में, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट। मैं अपने बच्चे को कंपेयर करूं किसी और बच्चे के साथ, क्योंकि कुदरत ने जब इंसान को बनाया है तो हर इंसान में खूबियां भी रखी हैं, खामियां भी रखी हैं। क्योंकि अगर इंसान में सब खूबियां हो तो फिर वो फरिश्ता है, फिर वो इंसान नहीं है। तो इसलिए खूबियां और खामियां है। बेहतर है कि हम बच्चे की खूबियां देखकर उसको एनकरेज करें, मगर उसको हमें साथ साथ ये भी सिखाना है कि हर इंसान में खामियां है। ऐसा ना हो कि आप तकब्बुर में चले जाएं। ये बड़ों के लिए भी है कि मैं ये समझूं मैं काबिल हूँ, मैं ये समझूं मैं काबिल हूँ, मैं ये समझूं मैं शायद बहुत बड़ा फिलासफर हूँ, तो मुझे तकब्बुर आ जाए। तकब्बुर भी अच्छी बात नहीं है। एक लिमिटेड, अपने जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स में रहना है, अपने दायरे में रहना है, मगर पॉजिटिव सोच के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव सोचता रहूं, पॉजिटिव सोच के साथ। आजकल हम देखते हैं, एक दिन मैं एक बात मैं शेयर करूं, ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग में मुझे ट्रेनिंग के बाद हमें फीडबैक लेना होता है। तो मुझे किसी ने कहा, सर आप बताओ ट्रेनिंग के बारे में कुछ, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग थी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है स्कूल? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा क्यों? मैंने कहा फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा ये जो सब कहते हैं हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है, वो नहीं है, नहीं बहुत सी चीजें, कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है। आप उन टीचर्स की बात करो जब टीचर्स एक दरख्त के नीचे पढ़ाते थे, बिल्कुल तब के जो प्रोडक्ट्स हैं किसी भी स्कूल के, वो आज IAS अफसर ऑफिसर्स हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? इंसान में हिम्मत हो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो जहाँ चाह वहाँ रहा। बिल्कुल। और नजीर अकबर आला आबादी कहते हैं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिल्कुल, हिम्मत हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है।
जी, अब मेरा अब तो टाइम लग सकता है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, और ये इट इज़ मोर कन्फाइंड टू द स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ाते हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट तो होता ही है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। ऐसा कोई है जिसका आप नाम लेना चाहते हैं अभी यहाँ पे, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो देखेंगे ज़रूर आपको। ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट्स मैम, अगर मैं ना, क्योंकि मैं प्योरली गर्ल स्कूल में हूँ, अब अगर मैं एक का नाम ले लूँ तो थोड़ा सा फिर इसमें हो सकता है। हाँ, प्रॉब्लम हो तो सकती बहुत से है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मतलब जिनसे मैं इंस्पायर भी हुआ हूँ, जिनके डिसिप्लिन ने मुझे मतलब मजबूर किया सोचने पर कि बच्चे ऐसे होने चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, और हमारे स्कूल में मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं। थैंक यू सो मच, Thank you very थैंक much, यू। ma'am. और ये थे हमारे साथ मुख्तियार कुरैशी, जिन्होंने ये हमें समझाया कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हम स्टूडेंट्स की सुने, बिकॉज दे आर द लर्नर्स। उन्हें सीखना है, और कहीं ना कहीं हम भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं हूँ अस्रा, और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो सुनार के डिजिटल हैंडल्स पर, और फिर से आऊँगी किसी ऐसे ही गेस्ट के साथ, किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ, हु मेक्स दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस।